स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। और क्या हाल चाल है भाई सभी के। अच्छा, मैंने आपको भाई पहली क्लास में भी बताया था कि ये जो हम बैच है, मैंने कहा था बेटा साइंस स्पेशल जो बैच है ना, ये उन बच्चों के लिए ज्यादा बढ़िया, ज्यादा अच्छा रहता है जिनके यहाँ पे कम से कम 25 नंबर की साइंस आती हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के कम से कम 25 नंबर की वेटेज तो हो। 25 भी नहीं है तो किसी पेपर में 15-20 नंबर की तो वेटेज हो ही। तो क्योंकि आप डिटेल में साइंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो अगर आप मान लो कि असिस्टेंट लोगो पायलट की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे साइंस की थोड़ी वेटेज ज्यादा है, या बीपीएससी में देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं साइंस के, तो उनके लिए बढ़िया है। लेकिन जैसे सीजीएल के लिए, एसएससी के लिए मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जो एसएससी के बैच आते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि एसएससी में बेटा दो क्वेश्चन मेंस की बात करो, दो फिजिक्स के आएंगे, दो बायो के आएंगे, एक दो केमिस्ट्री का आएगा, तो उसके लिए वो बैच ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा समय है, आपको डिटेल में चीजें पढ़नी है कि एक बार पढ़ लो, सीजीएल में भी अप्लाई करेंगे, स्टेट के एग्जाम में भी करेंगे, रेलवे में भी करेंगे, तो फिर आप ये ले सकते हैं। अगर आपका टारगेट केवल और केवल एसएससी है, तो फिर केवल एसएससी वाला बैच जहां पे हम बहुत ही सिलेक्टेड कम चीजें बताते हैं, एसएससी को ध्यान में रखते हैं, वो ज्यादा अच्छे हैं। अब उतने बताने के बाद भी बच्चों के बार कमेंट रहते हैं ऐसे, सृष्टि कह रहे सर आपने मेरा कमेंट अभी तक नहीं पढ़ा। देखो बेटा, बच्चे तो कमेंट तो बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में। क्या कभी स्वप्निल ने कहा है, गजाला ने कहा है क्लास में, मणिभूषण ने कहा है हमारी इस क्लास में, या रवि ने, मोहित ने, बादल ने कहा है, बीडी नायडू ने कहा है कि सर हमारा कमेंट नहीं पढ़ा। आपसे जो पूछा जाए, बस आपको क्या करना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे साथ साथ आपको पढ़ना ही लिखना है। जब मैं बीच में क्वेश्चन पूछूंगा उसका आपको कमेंट करना है, तो किसी न किसी दिन आपका नाम आ जाएगा अपने आप से, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस रहे वो कंटेंट पे रहे। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें बताई थी, तो अगर आपको थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूं, तो डिस्टेंस से हम पढ़ रहे थे, तो डिस्टेंस से बेटा मैंने आपसे कहा था कि डिस्टेंस हम करते क्या है कि रास्ते की लंबाइयों को जोड़ते हुए चलते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं इस बात को फॉलो कर रहा हूं, इस बात को, ये मान लो ये ए है, ये मैंने यहां पे पॉइंट लिखा बी, ये लिखा सी, ये लिखा डी, ये लिखा ई, और ये लिखा मैंने एफ, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं ए से लेके एफ तक गया, तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कुल कितनी दूरी तय की, तो टोटल डिस्टेंस बेटा आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको रास्ते की लंबाई को जोड़ना होगा। यानी कि आपके पास ये लंबाई होनी चाहिए ए से बी तक की, फिर आप इसमें ए से बी तक की लंबाई में क्या जोड़ देंगे, बी से सी तक की लंबाई जोड़ देंगे, फिर सी से डी तक की लेंथ जोड़ देंगे, फिर डी से ई जोड़ देंगे, और फिर ई से एफ जोड़ देंगे। यानी कि अगर आपको यहां पर डिस्टेंस चाहिए, दूरी चाहिए, डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस। अच्छा देखो बेटा, जो भी मैं टेक्निकल चीजें यहां लिखता हूं वो हिंदी इंग्लिश में दोनों बराबर लिखता हूं। लेकिन कोई लंबी सी स्टेटमेंट है तो मैंने आपसे कहा था कि आप साथ में नोट्स बनाने हैं, आपके पास एक रफ कॉपी और एक पेन होना चाहिए साथ में। तो कोई मैं अगर स्टेटमेंट जैसे इंग्लिश में मैंने लिख दी, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं तो साथ साथ लिखने की आदत भी होती है, तो हिंदी वाली चीज को अगर मैं बोल रहा हूं तो उसे लिख लिया करो। हिंदी वाले बच्चों को भावुक नहीं होना, है ना। तो हिंदी में इंग्लिश में सारी चीजें बराबर बताऊंगा मैं, एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी कि इंग्लिश में बता दी हिंदी में नहीं बताई, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी खाली मोबाइल चला के बैठ गए तो बार बार ये कमेंट करना कि हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में सारी चीज आएंगी, थोड़ा खुद भी मेहनत करो। तो डिस्टेंस बेटा दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए से बी तक की लंबाई जोड़ में क्या करेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे बी से सी तक की लंबाई, फिर सी से डी तक की, फिर डी से ई, और ई से एफ, तो आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। यानी डिस्टेंस के लिए आपको एक ही तरीका अपनाना है, रास्ते की लंबाई को जोड़ के चलना है। ए से बी जोड़ा, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ। और डिस्प्लेसमेंट बेटा विस्थापन कैसे निकालते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो इनिशियल ए और फाइनल है एफ। तो बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी, ये जो स्ट्रेट लाइन की लंबाई होगी ए से लेके एफ, ये बेटा हमारा बनेगा डिस्प्लेसमेंट। ये जो ए से एफ तक का बनेगा, तो ए टू जो एफ है ये बेटा हमारा क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इनिशियल है ए, फाइनल है एफ, तो ए टू एफ। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा जो मैंने येलो कलर से दिखाया, ये सीधी लाइन जो आएगी ना, जो भी इसकी लंबाई होगी सीधी लाइन की, ये आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है। ऐसी बातें हम पढ़ चुके हैं। अब देखता हूं कि आपने पिछली क्लासेस से कितना सीखा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, बताओ ये।
सर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर? बेटा अभी स्केलर वेक्टर का जिक्र करेंगे हम। अभी मैंने केवल आपको दूरी और विस्थापन निकालना सिखाया है। दूरी के लिए रास्ते की लंबाई को जोड़ते चलो, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के लिए इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, जोड़ दो। हालांकि डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तरीका मैंने और बताया था कि अगर आप केवल एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, ये तो अगर कई बार आपको जैसे मान लो कि केवल एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं आप, या केवल वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, तो अगर आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन दे रखी हो कि इनिशियल पोजीशन है वाई मान लो कि ओरिजिन से 4 मीटर दूर और फाइनल पोजीशन है 20 मीटर दूर, तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तरीका और बताया था कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटा दो। तो 20 मीटर में से 4 मीटर घटाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट, अगर आप ए से बी तक जाओ तो पिछली क्लास में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट आएगी 16 मीटर की, है ना। तो ये तरीका मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, तो पिछली क्लास को देख लेना जिसने नहीं देखी होगी। अभी हमारा क्वेश्चन है ये वाला कि एक व्यक्ति एक वर्गाकार मैदान के किनारों पर चलता है, प्रत्येक भुजा 100 मीटर लंबी है, प्रत्येक भुजा 100 मीटर लंबी है। किसी भी समय अंतराल में व्यक्ति के विस्थापन का अधिकतम परिमाण क्या होगा? कह रहा है बेटा एक पर्सन जो है ना वो एक स्क्वायर के साइड पे चलता है, स्क्वायर की साइड 100 मीटर लंबी है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा किसी भी टाइम इंटरवल पे आपको बताना है। और मुझे पता था कि एक आध धुरंधर तो जब भी डिस्प्लेसमेंट आए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेगा नहीं और वो जीरो पे टिक लगा देगा। तो जो इतने जीरो पे टिक लगा रहे हैं इन सबका है बिल्कुल गलत। बेटा यहां देखो, आप एक स्क्वायर पे चल रहे हैं, स्क्वायर मान लो है ए बी सी डी। अभी कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, और जो स्क्वायर है बेटा इसकी भुजा है 100 मीटर की, और आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी लंबाई बराबर ही होती है, तो ये भी 100 मीटर ही होगा। मैथमेटिक्स में आपने इतना पढ़ाई है। ये भी कितना होगा 100 मीटर, ये भी 100 मीटर। समझ में आ रहा भाई ये बात यहां तक की? सतीश, निर्मल, अभिषेक, राहुल, अंकित, गजाला, आकृति, समझ रहे हो ना कि स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइड जो होती है बेटा बराबर होती हैं। 100 मीटर ये, 100 मीटर ये, 100 मीटर सारी की 100 मीटर होंगी। अब आपने इसने कहा कि अगर आप इस स्क्वायर के साइड के अलोंग चलेंगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जैसे बेटा आप यहां से चलना शुरू किया, कुछ देर के बाद आप यहां पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल फाइनल को जोड़ दो तो डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। थोड़ी देर में बेटा आप और आगे बढ़ गए, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। फिर यहां पहुंच गए, आपका डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया। जैसे आप यहां पहुंचे तो आपका डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना आ गया, 100 मीटर का आ गया। लेकिन आप थोड़ा सा और आगे जाओ तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो बेटा ये जो लाइन होगी आप देखो ये 100 मीटर की है। जब आप इस वाली लाइन को निकालेंगे तो ये बेटा कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आधार है, ये लंब है परपेंडिकुलर, ये होता है कर्ण हाइपोटेनस। तो ये तो आपको पता होगा कि जो हाइपोटेनस होता है, जो कर्ण होता है, वो तो बेटा इससे भी इंडिविजुअली और इससे भी बड़ा ही होगा। भाई अगर मान लो ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो ये हाइपोटेनस कितना आता है पाइथागोरस थ्योरम से 5 मीटर, यानी कि ये वाली जो लंबाई है ये वाली इस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। अच्छा मान लो थोड़ी देर के बाद आप यहां पहुंच गए, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल ये, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इतना, तो ये वाली जो लाइन है वो आपको इससे भी बड़ी दिख रही होगी। कुछ देर के बाद यहां पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट और बड़ा हो गया, यहां पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट और यहां पहुंच गए तो बेटा ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप किसी स्क्वायर पर चल रहे हैं, चलते 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 जैसे आप बेटा ठीक अपोजिट वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे, ये जो लाइन आएगी ये जो है इससे 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 इन सबसे बड़ी है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका है ये। देखो अगर आप थोड़ा सा और आगे निकल जाओ, मान लो आप यहां निकल गए तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये। तो खुद सोचो कि ये वाली लाइन बड़ी है कि ये बीचों बीच वाली बड़ी है, बीचों बीच वाली बड़ी है। थोड़ा सा आप घूम के और निकल गए तो और डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, फिर यहां पहुंच गए और कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर वापस आते आते यहीं पे यहीं आ गए तो जीरो ही हो गया। पर हमें मिनिमम नहीं चाहिए, हमें अधिकतम निकालना है, मैक्सिमम। तो अगर आप किसी स्क्वायर, हाँ ठीक है अब कमेंट रुको एक मिनट, अगर आप किसी स्क्वायर के साइड पे चल रहे हैं, अगर आप किसी वर्ग की भुजाओं पर चल रहे हैं, स्क्वायर के साइड पे चल रहे हैं, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना बेटा आपका, ये जो बीचों बीच दिख रहा है इसे हम कहते हैं डायगोनल, इसे हम कहते हैं विकर्ण, तो इस डायगोनल के बराबर होगा। तो अगर मैं यहां पे काम करूं, यानी कि जो मेरा बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा बेटा हमारा वो क्या बनेगा, ये डायगोनल, ये ठीक, ये है हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये 100 मीटर, ये 100 मीटर, ये एंगल कितना है 90 डिग्री का, ठीक। तो बेटा ये भी 100, ये भी 100। अब क्या लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो आपको पता है कि जो AC का स्क्वायर होगा, AC का स्क्वायर किसके बराबर होता है,
बेस आधार ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर 2 बार आया, तो 2 इंटू 100 का स्क्वायर अगर इसे आप सोल्व करेंगे तो ए सी आ जाएगा 100√2 मीटर। तो जिन बच्चों का आया है 100√2 मीटर अपना वेरीफाई कर लो, उन सबका ठीक है। तो अधिकतम विस्थापन आपका बेटा 100√2 आएगा। और ये कैलकुलेशन जो है आपको खुद आनी चाहिए। आप अगर मैथमेटिक्स की तैयारी कर आते हैं आपको मैथमेटिक्स कि भाई अगर ये 100 है, ये 100 है ना बेटा, अगर ये भी दोनों बराबर ही हो ना, तो फिर सीधा डायगोनल ये जो है ना, ये हाइपोटेनस जो कर्ण है किसी भी समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, आप मैथ में भी अगर आपको कभी ट्राई करना हो ना, जैसे मान लो आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, ये बेटा मान लो कि आपका एक्स है, ये एक्स है, तो अगर आपको पता चल जाए ना एक्स और एक्स है, तो पता ये वैल्यू कितनी आएगी, अपने आप से ध्यान रखना भाई दोनों एक्स ही है, x√2 आएगी वाली वैल्यू। अब देखो ये हमारे पास 100 है, ये भी 100 है, तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, 100 है बराबर है, तो 100√2 मीटर ये आएगा सीधा आंसर। वो तो मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया है। और डायरेक्शन आपको पता ही है A to C। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमारे पास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे पॉइंट बन गए। कोई अगर हमारे से कहते भैया डिस्टेंस क्या है, तो हम कहेंगे भाई रास्ते की लंबाइयों को जोड़ते हुए चलो। तो जो भी आप रास्ता फॉलो कर रहे हैं, तो उस रास्ते में चाहे आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, टेढ़ा जा रहे हैं, मेढ़ा जा रहे हैं, तो रास्ते की लंबाई जोड़ते चलेंगे, डिस्टेंस आएगी। डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट दो बिंदुओं के बीच की छोटी दूरी होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम में डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों को मीटर में नापते हैं हम। देखो दूरी के लिए हम किलोमीटर भी यूज करते हैं डेली लाइफ में, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मील का भी यूज करते हैं, पर जो एसआई यूनिट होते हैं इनकी इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड यूनिट है वो है मीटर। तो मीटर में नापेंगे हम। तो ये सारे कुछ पॉइंट होंगे जिन्हें हम 1 बाय 1 क्लास में लिखेंगे। तो आप एक काम करना, एक तरफ बेटा आप लिखेंगे डिस्टेंस, दूरी, और एक तरफ लिखेंगे आप डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अभी हिंदी में लिख दूंगा साथ में, हिंदी वाले बच्चे भावुक मत होना। और खास तौर से एक बच्चा है सौरभ, इस क्लास में बहुत भावुक हो जाता है वो कि सर हिंदी में ज्यादा लिखे हैं, मैंने 600 रुपए बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए हैं। तो बेटा इतना भावुक नहीं होना है, ठीक है? हमें पता है आपके लिए नहीं, सबके लिए यही है। ऐसे कोई ऐसे पेड़ पे नहीं लग रहे हैं जो मान लो कि इजीली दे पा रहा है 600 रुपए, तो उसके लिए भी वो उतनी वैल्यू रखते हैं जितने किसी ने सोच समझ के खर्च किए, उसके लिए भी। विस्थापन, अगर आपके पास इतने ही फालतू पैसे होते तो आप दिन में 8-8 10-10 घंटे पढ़ के एक सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे होते, है ना? अगर आप कुछ और अपना बढ़िया बिजनेस कर रहे होते। अंबानी का लड़का देखा किसी ने तैयारी करते हुए? वो क्यों करेगा भाई सरकारी नौकरी की तैयारी? वो सरकारी जो चेयरमैन रिटायर होने, वो अपनी कंपनी में रख ले उन्हें, है ना? तो सबके लिए वैल्यू है पैसों की। तो ये लिख देने से कि जी मैंने मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए हैं। देखो एक बच्चा पैसों की बात कर रहा है, कह रहा है जी 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर आपका क्या टिप्पणी है? हमें पता ही नहीं कहां से चुनाव हुए हैं, किस राज्य में, और किसका क्या एग्जिट पोल आया है। 3 तारीख को जो फाइनल रिजल्ट आएंगे जिस जिस राज्य में हुए हैं पता चल जाएगा। और इतने भावुक होने की जरूरत नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो डिस्टेंस जो है दूरी, इसमें लिखेंगे बेटा डिस्टेंस क्या होती है? द सम ऑफ पाथ लेंथ, रास्ते की लंबाइयों का योग, रास्ते की लंबाइयों का योग, द सम ऑफ पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे
डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था मैंने आपको, देखो वही बच्चा क्लास लेना जिसने सारी क्लास ले रखी है पीछे की। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। एक सेकंड को ना, सारी लाइटें जली हैं भाई, गर्मी लगने लगी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। सेकंड लिखेंगे बेटा, ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, सिंबल होता है इसका एम। डिस्प्लेसमेंट भी तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या बनेगी, इसका ऐसा ही मात्रा की बेटा बनेगा मीटर, ऐसा यूनिट। अदर यूनिट में आप किलोमीटर का, मील का, सेंटीमीटर का, नैनोमीटर का, एंगस्ट्रोम, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो बहुत लंबी दूरी नापनी है तो हम किलोमीटर ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तीसरा बेटा देखो ध्यान रखना, बेटा जो चली गई दूरी है ना वो हमेशा होगी पॉजिटिव। जैसे कि मान लो कि आप कभी चल रहे हैं तो आप 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर वापस आए, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 5 और 5 10। तो चली गई जो दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होती है। चली गई दूरी कभी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि दूरी में तो हमेशा जोड़ नहीं है। और चली गई दूरी कभी जीरो भी नहीं होगी। दूरी जीरो कब होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। भाई जैसे हमारे घर में बेड है, बेड ने पिछले 3 दिन में कितनी दूरी तय की, जीरो, क्योंकि जहां पे वहीं का वहीं है। लेकिन ट्रेवल डिस्टेंस, चली गई दूरी हमेशा क्या होती है बेटा, पॉजिटिव। तो ट्रेवल्ड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तभी जीरो हो सकती है दूरी। थर्ड लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। चली गई दूरी बेटा हमेशा होगी धनात्मक। चली गई दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होती है। फोर्थ बेटा, डिस्टेंस जो है ये होती है स्केलर क्वांटिटी, ये होती है एक अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी जो बेटा डिस्प्लेसमेंट है ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। अभी सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, डिटेल में आएंगे अभी हम इस पे, इस टॉपिक के बाद। जो बेटा डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो वेक्टर है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसकी वैल्यू तो है ही, कि भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 मीटर की 25 मीटर, पर इसकी डायरेक्शन भी तो है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 मीटर कहां से कहां, ए से बी की ओर, या डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 किलोमीटर दिल्ली से हरियाणा की ओर या दिल्ली से यूपी की ओर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस हुए, विस्थापित हुए, कहां से कहां, कश्मीर से दिल्ली। तो डिस्प्लेसमेंट की बेटा एक मैग्नीट्यूड, उसका एक वैल्यू तो होगी कि डिस्प्लेसमेंट 100 किलोमीटर हुआ कि 1000 किलोमीटर हुआ, पर साथ में उसकी डायरेक्शन भी तो है। तो जिनके साथ में डायरेक्शन भी हो हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अभी सब डिटेल में लेंगे। अभी पांचवा
बेटा डिस्टेंस जो होती है ना, ये होती है पाथ डिपेंडेंट, ये रास्ते पर डिपेंड करती है, पाथ डिपेंडेंट। और बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है ये पाथ इंडिपेंडेंट है, आप किस रास्ते को फॉलो कर रहे हो, किस मार्ग को अपना रहे हो, इंपोर्टेंट नहीं है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। देखो इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे ए से बी पर जाना है, तो ए से बी तक की दूरी कितनी, आप कहोगे सर ए से बी तक की दूरी तो हम तब बताएंगे हमें ये पता हो कि आप किस रास्ते से गए हो ए से बी। अगर आप ए से बी तक ऐसे गए हो तो रास्ते की लंबाई क्या होगी, इसे जोड़ देंगे प्लस इसे जोड़ देंगे। आप हो सकता है कि ए से बी तक ऐसे ऐसे गए हो तो ये वाले रास्ते की लंबाई अलग आएगी, हो सकता है कि आप ऐसे ऐसे करके गए हो, अब गए हो तो रास्ते की लंबाई अलग आएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसी भी केस में आप निकालो, चाहे सर आप ए से बी तक ऐसे जाओ, चाहे ऐसे ऐसे करके जाओ, चाहे ऐसे ऐसे करके जाओ, डिस्प्लेसमेंट तो कैसे निकालेंगे, इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा यही आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप किस मार्ग को अपना रहे हैं, आप किसी भी रास्ते को अपनाओ, बस हमें देखना है कि आप चले कहां से थे और आप फाइनली पहुंच कहां गए, दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ इंडिपेंडेंट है, ये अपनाए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, दूरी इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने कौन सा रास्ता अपनाया। 6, अगर बेटा आपसे पूछ लूं कि इस क्लास में ये दिल्ली है, ये हरिद्वार है, तो दिल्ली से हरिद्वार के बीच की दूरी क्या है, तो बेटा दिल्ली से हरिद्वार के बीच की दूरी हर बच्चा अलग अलग बताएगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप दिल्ली से हरिद्वार किस रास्ते से जा रहे हो। कोई बच्चा हो सकता है कि पुराने रास्ते से जाए, दिल्ली से निकला गाजियाबाद गया, फिर उसके बाद में गया मोदी नगर, मुरादनगर, फिर गया मुजफ्फरनगर, फिर गया वो रुड़की, फिर हरिद्वार। एक बंदे ने क्या किया, जो नया एक्सप्रेसवे बना है उस रास्ते से गया, दिल्ली से एक्सप्रेसवे मेरठ एक्सप्रेसवे होते हुए पहुंचा मेरठ, फिर वहां से मुजफ्फरनगर ऐसे चला गया। कोई और बंदा वो मान लो बिजनौर के रास्ते गया, तो अलग अलग बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कोई फिक्स नहीं है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप रास्ता कौन सा अपना रहे हैं, आप मार्ग कौन सा अपना रहे हैं, आप जिस रास्ते से जाएंगे दूरी उस हिसाब से आएगी। पर बेटा दो बिंदुओं के बीच का अगर मैं विस्थापन पूछूं तो दो बिंदुओं के बीच के विस्थापन का केवल और केवल एक ही मान आएगा, आप किसी भी तरीके से जाएं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो यही करना है कि इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है, सीधी रेखा से। तो डिस्प्लेसमेंट तो दो बिंदुओं के बीच का फिक्स है, तो अगर मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछना हो, अगर मैं 1 करोड़ बच्चे भी लेके आऊं ना तो सब यही कहेंगे सर दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के बराबर है, स्केल से लंबाई नाप लो। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है, दो बिंदुओं के बीच का जो विस्थापन है, उसका केवल और केवल एक ही मान हो सकता है, दो बिंदुओं के बीच के विस्थापन का केवल और केवल एक ही मान। लेकिन दो बिंदु जो हैं उनके बीच की दूरी के अलग अलग मान हो सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम डिस्टेंस में, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन हैव, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, दो बिंदुओं के बीच के विस्थापन के अनंत मान हो सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच के विस्थापन के अनंत मान हो सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, दो बिंदुओं के बीच के विस्थापन के अनंत मान हो सकते हैं। द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिस्प्लेसमेंट between two points, the displacement between two points has a unique value, दो बिंदुओं के बीच के विस्थापन का केवल और केवल एक ही मान हो सकता है। द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स हैज ए यूनिक वैल्यू, दो बिंदुओं के बीच के विस्थापन का केवल और केवल एक ही मान हो सकता है।
दो बिंदुओं के बीच के विस्थापन का केवल और केवल एक ही मान हो सकता है। ठीक है, यहां तक लिखो, किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो बताओ मुझे। सिक्स पॉइंट, अरे भाई सिक्स पॉइंट तो मैंने डिटेल में बताया आपको भी। सिक्स पॉइंट तक मैंने क्या बताया, जैसे कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है और मैं कहूं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, तो मैंने कहा कि बेटा दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ना, उसके बहुत सारे मान हो सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप कौन सा रास्ता अपना रहे हैं। आप मान लो यहां से यहां पर जा रहे हैं, ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बहुत सारे मान हो सकते हैं। अगर आप मान लो यहां से यहां तक जा रहे हैं इस रास्ते के द्वारा, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसमें ये जोड़ देंगे, फिर ये जोड़ देंगे, फिर ये जोड़ देंगे, फिर ये फ्री है। अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अलग आएगी। इस रास्ते से जा रहे हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी की इसकी लंबाई नाप लो, या ऐसे जा रहे हैं तो उसकी लंबाई नाप लो। लेकिन विस्थापन तो केवल यही होगा ना, इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, तो दो बिंदुओं के बीच के विस्थापन का केवल और केवल एक ही मान होगा, जबकि दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है उसके अनंत मान हो सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इससे आगे आपको कुछ नहीं सोचना। डिस्टेंस जो है बेटा, इसका सिंबल होता है डी और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है एस। और एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं यहां पर भी लिख देता हूं कि बेटा जो डिस्टेंस है डी, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो दूरी विस्थापन से बड़ी है या उसके बराबर है। ठीक, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेटा इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। नॉर्मली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वो सर्कल वाले केस में कंफ्यूज करता है कि सर्कल में आप एक पॉइंट से चले वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन तो आपका जीरो, लेकिन डिस्टेंस कितनी, जब बेटा आप सर्कल पे उसके सरकमफ्रांस पर परिधि पर घूमकर उसी पॉइंट पर आओगे तो डिस्टेंस क्या होगी, रास्ते की लंबाई क्या है यहाँ पे, सरकमफ्रांस परिधि, तो कितनी हो जाएगी 2πr। तो अगर आपने 5 चक्कर पूरे किए सर्कल पे तो चली गई दूरी कितनी होगी, एक चक्कर की 2πr, 5 चक्कर के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये आपसे बोल सकता है कि सेमी सर्कल में चले आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो बेटा दूरी क्या होगी, आधे सर्कल की लंबाई टोटल होती है 2πr और आधी हो जाएगी πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था, इनिशियल फाइनल को जोड़ेंगे सेमी सर्कल में तो बेटा वो डायमीटर के बराबर आएगी, व्यास के बराबर आएगी। न्यूमेरिकल करा चुका हूं मैं आपको पिछली क्लासेज में। तो इस तरीके के बहुत ही बेसिक बेसिक बातें मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन दे रखी हो, इनिशियल उसमें से घटा देना, या 2-3 पॉइंट बना के आपसे पूछ लेगा कि दूरी बड़ी है कि विस्थापन बड़ा है, तो आप बोलेंगे दूरी विस्थापन के बड़ी है उसके बराबर है। बराबर केवल तभी हो सकते हैं जब आप एक सीधी रेखा में जा रहे हो बिना डायरेक्शन बदले। ये सारी बातें बता चुका हूं मैं आपको अलग अलग क्लासेज में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेटा, एक हम लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, एक पढ़ना है बेटा वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। सदिश राशि देखो बेटा, अभी मैं पहले आपको एक बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है, फिर इसमें धीरे से हम लेवल उठाएंगे। देखो स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि बेटा वो होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। तो बेटा अदिश राशियां वे होती हैं, अदिश राशि वो होती है जिनके पास केवल और केवल परिमाण हो, जिनके पास डायरेक्शन ना हो, केवल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हो, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आज मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा 3 घंटे, तो जो 3 है ना, 3 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3, ये मैग्नीट्यूड है। भाई आप इससे समझ जाओगे। अगर मैं कहूं कि आप आज की क्लास में पढ़ेंगे 3 घंटे और थोड़ी देर के बाद मैं कह दूं कि आज हम केवल 20 मिनट पढ़ेंगे, आप कहोगे सर आपने क्लास ही क्यों ली, रहने देते 20 मिनट में क्या ही पढ़ेंगे हम। तो 3 घंटे का मतलब है कि लंबी क्लास चलेगी और 20 मिनट का मतलब छोटी, तो टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि टाइम जो है उसके साथ डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं कहोगे सर आप हमें 3 घंटे पढ़ाओगे, किस डायरेक्शन में पढ़ाओगे,
तो टाइम की कोई डायरेक्शन होती है नहीं। तो वो चीजें जिनका केवल मैग्नीट्यूड हो, जिनके साथ डायरेक्शन जुड़ी हुई ना हो, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई आज मैंने साइकिल चलाई 20 किलोमीटर और कल बोल दूं कि यार आज मैंने साइकिल चलाई 1.5 किलोमीटर, तो आप कहोगे सर आज तो बड़ा कम चलाई। क्योंकि दूरी जो है, डिस्टेंस आप समझ जाओगे, सर कल 20 किलोमीटर गए, आपके दिमाग में एक फोटो बनेगा कि 20 किलोमीटर आपके शहर के किसी कोने से लेके उस कोने तक आप दिमाग में समझ लोगे कि बहुत साइकिल चलाई सर ने 20 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर आपको तो बहुत कम चलाई है। तो डिस्टेंस जो है उसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड है कि 20 किलोमीटर है कि 25 किलोमीटर है कि 50 किलोमीटर है। टाइम 3 घंटे क्लास चल रही है कि 5 घंटे चल रही है, एक शहर से दूसरे शहर में जाने में एक ट्रेन 25 घंटे ले रही है, 2 घंटे ले रही है। तो आपको केवल और केवल जो पता चल रहा है ना, मैग्नीट्यूड है इनके साथ। तो टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। अभी रुक जाओ, करंट वरंट सबके बारे में बताएंगे, और बाकी जितना मैं बताऊंगा पहले सुनो उसे। तो जिन चीजों के साथ में केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण चाहिए, वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि मास, द्रव्यमान। आपसे मैं कह दूं कि भाई मेरे घर में 6 किलो चीनी है, आपके दिमाग में फोटो बनेगा कि सर के घर में इतने बड़े डब्बे में चीनी रखी होगी। या मैं कह दूं कि भाई मेरे घर में जो है वो 100 किलो चीनी है, आप समझ जाओगे पूरा पूरा बोरा भर के रखा हुआ है। तो मास, द्रव्यमान जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके केवल मैग्नीट्यूड से आप समझ जा रहे हो कि 5 किलो चीनी इतनी, 10 किलो चीनी इतनी, 100 किलो चीनी इतनी। आप डायरेक्शन थोड़े ना पूछोगे। तो जिन चीजों के साथ में डायरेक्शन जुड़ी हुई ना हो, केवल उनके मैग्नीट्यूड से ही उनके बारे में पता चल जाए हमें, उनका मैग्नीट्यूड ही, न्यूमेरिकल वैल्यू 3, 5, 8, 12 ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दे, वो हमारी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में फिलहाल के लिए भी केवल 3 बातें याद रखेंगे। स्केलर क्वांटिटी होती है एक तो डिस्टेंस, दूरी। तो दूरी तो मैंने आपको बता दिया, आगे जाओ पीछे जाओ, बस दूरी को जोड़ते हुए चलो, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। टाइम, समय की कोई डायरेक्शन नहीं है, बस आपको 2 घंटे पढ़े कि 12 घंटे पढ़े इससे पता चल जाएगा कि क्लास छोटी चली कि बड़ी चली। और मास, द्रव्यमान, चावल 3 किलोग्राम है घर में कि 200 ग्राम है, तो उससे आपके दिमाग में फोटो बन जाएगा कि कितने बड़े डब्बे में चावल रखे होंगे। वेक्टर क्वांटिटी बेटा होती हैं आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनके पास में परिमाण भी हो और दिशा भी हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक। जैसे कि इसके लिए बेटा आपको भी एक ही एग्जांपल याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब अच्छा बेटा, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशियां जो होती है, इनके साथ में एक चीज आपको और करनी है। डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा, इसका सिंबल क्या होता है? एस। तो कई बार हम क्या करते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उन्हें अलग से समझने के लिए कि हमें अलग से दिख जाए वो, तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, उनके ऊपर एक तीर का निशान बना देते हैं, एरो, तीर का निशान। तो अगर आपको कभी किसी सिंबल के ऊपर तीर का निशान लिखा मिल जाए तो भी आप समझ सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। आपको भी देखना कि टाइम के लिए सिंबल यूज करते हैं टी, इसके ऊपर कभी आपको कोई तीर का निशान नहीं मिलेगा। मास के लिए हम यूज करते हैं एम, कोई तीर का निशान नहीं मिलेगा। डिस्टेंस के लिए लिखते हैं हम डी, कोई तीर का निशान नहीं लिखा मिलेगा। ये स्केलर क्वांटिटी है। अब एक जो बच्चा ना पूछ रहा था, वो आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, क्या लगता है कि आपको स्केलर के वेक्टर है? सब बच्चे बताएंगे कि स्केलर के वेक्टर है। अंकित, राहुल, अभिषेक, गजाला, स्वप्निल, अनुराग, जितने बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं, कुछ के मुझे नाम याद होने लगे हैं क्योंकि अभी मैं कुछ सोच रहा था कि इस क्लास के अंदर किस तरह की समस्या बच्चों को आ रही है। एक मेन समस्या जो है वो ये कि एक ही कमेंट वो 10 बार लिखते हैं। एक तो कमेंट कम से कम लिखें ताकि सबके कमेंट पढ़े जाएं। एक ही बच्चा 10 बार कमेंट करेगा ना तो बाकी कमेंट गायब हो जाते हैं उसमें। दूसरी चीज, एक समस्या हिंदी इंग्लिश वाली, तो हिंदी इंग्लिश वाला मैंने बता दिया कि हर चीज को हम हिंदी में भी लिख रहे हैं या उसे बोल रहे हैं, तो साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलो। एक ये कि किस किस पेपर को कवर कर लेंगे वो मैंने पहली क्लास में बता रखा है, इंट्रो क्लास जो 12-15 मिनट की थी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो ये कमेंट फिर बार बार नहीं करो सेम ही कि बिहार एसएससी के लिए हो जाएगा क्या, बीपीएससी के लिए हो जाएगा क्या, एएलपी के लिए हो जाएगा क्या, सब हो जाएगा। ठीक, लैब असिस्टेंट का मैंने बता ही दिया था कि उसका पूरा कवर नहीं हो पाएगा, तो वही चीज बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। बेटा देखो, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वैद्युत धारा, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट।
अब आप कहोगे सर आप तो हद कर रहे हो, 2 मिनट में ही आप अपनी बात से मुकर गए। अभी तो आप कहते कि जिनके साथ मैग्नीट्यूड हो कि भाई 3 5 7 कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिखे और डायरेक्शन हो, वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और सर इलेक्ट्रिक करंट की तो हमने डायरेक्शन पढ़ रखी है, जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा इवन मैं खुद कहूंगा कि भाई एक तार में अगर करंट चल रही है तो इसका मतलब ये होता है कि बेटा उस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। तो जैसे एक तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, अभी जब आप इलेक्ट्रिसिटी समझाऊंगा, जब ज्यादा बड़े से आप समझ पाओगे कि एक तार में बेटा इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, है ना। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के भागने को हम कहते हैं कि भाई करंट बनना। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इस तरफ को, तो इलेक्ट्रॉन के भागने की जो अपोजिट डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के चलने की जो विपरीत दिशा है, उसे हम करंट की डायरेक्शन कहते हैं। तो करंट के पास तो डायरेक्शन है, तो फिर वेक्टर क्वांटिटी में क्यों नहीं आया बेटा। जो आपको डेफिनेशन बताई जाती है ना कि जब मैग्नीट्यूड हो केवल वो स्केलर, जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो वेक्टर, ये छोटे बच्चों को बहकाने के लिए है। तो आप थोड़ी बड़ी क्लास में आपने पढ़ा होगा तो देखो स्केलर वेक्टर में क्या फर्क होता है। आपको 11th क्लास में अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो टीचर ने बताया होगा कि जो बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है ना, ये सिंपल अलजेब्रा के लॉ फॉलो करती हैं। सिंपल अलजेब्रा के लॉ फॉलो करने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं भाई मैंने 3 घंटे क्लास आज पढ़ाई, 2 घंटे कल पढ़ाऊंगा, टोटल कितने होंगे 5। यानी जो चीजें सिंपली जुड़े या सिंपली घटे कि 3 और 2 5, 3 में से 2 गया 1, तो बेटा वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी जो आती है सिंपल अर्थमेटिक लॉ कह लो या सिंपल अलजेब्रा के लॉ कह लो, सिंपली जुड़ना कि एक्स में एक्स जुड़ा 2x आएगा, है ना। तो 2x में 1x जुड़ा तो 3x, 2x में से 1x गया तो x, जो सिंपली जुड़ती हैं सिंपल घटती हैं, वो बेटा हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी। जो सिंपली जुड़े हैं सिंपली घटे हैं, जैसे कि 50 किलोमीटर आगे गए 50 किलोमीटर पीछे गए, दूरी कितनी होगी 50 50 100। 5 घंटे आज पढ़ाऊंगा, 4 घंटे कल पढ़ाऊंगा, 5 और 4 9, 10 किलो चावल थे 3 किलो और आगे 13 किलो हो गए। ठीक ऐसे आप देखो बेटा इलेक्ट्रिक करंट भी जो है ये भी सिंपल अर्थमेटिक को फॉलो करती है। मान लो किसी पॉइंट पर यहां पर आई 4 एम्पियर की करंट, 4 एम्पियर और 11 एम्पियर की करंट आई इधर से, तो बेटा टोटल करंट पता कितनी निकलेगी यहां से, तो 4 एम्पियर ये आई और 11 ये आई, 11 और 4 कितना हो गया 15 एम्पियर। तो करंट जो है ना ये सिंपल अर्थमेटिक की तरह जुड़ती है, इसकी तरह ही घटती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। जब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया था तो अगर आपको याद हो मैंने बोला था आपसे कि भाई मान लो यहां से यहां तक गए आप 6 मीटर और यहां से यहां तक आप गए 12 मीटर, सॉरी 8 मीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। इनिशियल फाइनल को आपने स्ट्रेट लाइन से जोड़ा ये, और आपको डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया था ये 10 मीटर। वहां पे आपका 8 और 6 14 थोड़े ना आया था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है सिंपल अर्थमेटिक के हिसाब से जुड़ता है, घटता नहीं है। ये वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करता है। तो वेक्टर एडिशन लॉ में यही होता है, जैसे मान लो कि आपने ये बेटा पहला ही लिखा है 6 मीटर, ये 6 मीटर का आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, और फिर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8 मीटर का, है ना। इनिशियल और फाइनल को कनेक्ट कर दो, ये जो लंबाई आएगी आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कितना, ये 6 है, ये 8 है, पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ गया था हमारा 10। तो डिस्प्लेसमेंट जो है सिंपल अर्थमेटिक को फॉलो नहीं करता। तो जो क्वांटिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट जुड़ रहा है, जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करें, जो विस्थापन की तरह जुड़े या घटे, वो बेटा हमारी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज। अगर हम आगे फोर्स भी पढ़ेंगे, अगर मैं आपसे कह दूंगा कि भाई एक वस्तु पे इधर को मैंने फोर्स लगाया 3 न्यूटन का, है ना, इसी वस्तु पर एक फोर्स हमने लगाया इधर को 4 न्यूटन का, तो टोटल फोर्स 7 नहीं बनेगा। 3 न्यूटन का इधर को लगाया, 4 का इधर को लगाया, तो फोर्स भी जैसे डिस्प्लेसमेंट जुड़ रहा है ना वैसे जुड़ के आएगा, टोटल फोर्स आएगा 5 न्यूटन। तो जो चीजें सिंपली ऐड ना हो, सिंपल अर्थमेटिक को फॉलो ना करती हो, जो कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की तरह जुड़ती या घटती हो, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे अभी के लिए ध्यान रखो कि विस्थापन को अगर आपको जोड़ना है तो इनिशियल फाइनल को आपको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। इधर चले आप 6 मीटर, इधर चले आप 8 मीटर, तो इनिशियल फाइनल को आपने कनेक्ट किया तो 6 था, 8 था, 10 मीटर निकल के आया था, तो 14 तो आया नहीं था ये, है ना। तो जो चीजें सिंपल अर्थमेटिक की तरह ना जुड़ रही हो ना उसकी तरह घट रही हो, तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बेटा जो करंट है वो सिंपल अर्थमेटिक को फॉलो करती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है जो फॉलो करें वेक्टर एडिशन लॉ, यानी इनके जुड़ने का जो तरीका होगा वो डिस्प्लेसमेंट की तरह होगा, फॉलोज वेक्टर एडिशन लॉ। ये सदिश योग के नियम का अनुसरण करती हैं। वेक्टर एडिशन लॉ सदिश योग के नियम का अनुसरण। और बेटा इसका क्वांटिटी होती है, क्या करती है, फॉलोज
अरिथमेटिक अरिथमेटिक लॉ ऑफ एडिशन, ये अंकगणित के योग के नियमों का पालन करती हैं। तो अंक गणित के योग के नियम का अनुसरण, की सिंपली जुड़ेंगी सिंपली घटेंगी। तो जो क्वांटिटी ऐसी हो जिन्हें आप सीधे सीधे आंख बंद करके जोड़ दो या घटा दो तो हमारी कहलाएंगी। देखो अब समझो स्केलर वेक्टर में कैसे डिफरेंस करेंगे। स्केलर क्वांटिटी में आपको ध्यान रखना है कि स्केलर क्वांटिटी में जो सिंपली जुड़ती हो, जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें जोड़ते हैं कि 50 और 30 80 हो गया, तो कितनी दूरी चली, तो आप कहेंगे सर 20 किलोमीटर गए 12 किलोमीटर आए, टोटल 20 और 12 32 हो गया। 3 किलो चावल थे, 1 किलो कोई ले गया तो 3 में से गया तो 2 किलो रह गए। 5 घंटे कल क्लास पढ़ी, 2 घंटे आज पढ़ेंगे, 5 और 2 7 हो गया। 1 पॉइंट पर 3 एम्पियर करंट आई, 2 आई, टोटल कितनी निकल जाएगी, 3 और 2 5 एम्पियर, तो हो गया स्केलर। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनमें सिंपल ऐसे नहीं, जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना पड़ जाए तो इसके लिए हमने अलग से समझा कि डिस्प्लेसमेंट निकालते समय हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि भैया 5 मीटर गए और 5 मीटर आए तो आपका डिस्प्लेसमेंट 10 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ 0। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, सिंपल अर्थमेटिक की तरह जुड़ या घट नहीं रहा है, तो ये स्केलर में नहीं आया, वेक्टर में आया है। और आपको इस क्लास में ये 3-4 क्वांटिटी याद रखनी है। अगर आपने इन 3-4 को याद रख लिया, 4 क्वांटिटी यहां पे डिस्टेंस, टाइम, मास और इलेक्ट्रिक करंट, 4 यहां पे याद रख लो। एक याद रख लो यहां पे डिस्प्लेसमेंट 5। और आपने इन 5 को याद रख लिया, इन 5 की हेल्प से ही मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है, केवल इन 4-5 की हेल्प से ही। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि सर फोर्स कैसी क्वांटिटी है, इंपल्स आवेग कैसी है, मोमेंटम संवेग कैसी राशि है, एनर्जी कैसी राशि है, वर्क कैसी है, प्रेशर कैसी है, एरिया कैसी, जितनी भी चीजें आगे हम आपको सारी की सारी इन 4-5 की हेल्प से ही बता देंगे कि किसे आप स्केलर मानोगे किसे वेक्टर मानोगे। तो बस इतना रटना है कि वेक्टर क्वांटिटी में आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। और आपको बेटा याद रखना है कि स्केलर में डिस्टेंस, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, डिस्टेंस, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये 4 स्केलर हो गई। और इसमें एक याद रखना ही है। अच्छा, एक आप चाहो तो एक इसमें वेक्टर क्वांटिटी में जो बच्चा कह भी रहा है बार बार, ये एक जो बेटा इलेक्ट्रिक, अगर आपको बेटा करंट डेंसिटी आ जाए पेपर में, करंट डेंसिटी हम पढ़ेंगे, बताऊंगा इस आगे में, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, अगर ये आ जाए तो ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। खाली इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो स्केलर है, और धारा घनत्व आएगा, इसे लिखते हैं जे से, और वेक्टर है तो ऊपर तीर का निशान बना देंगे। तो करंट डेंसिटी वेक्टर में है ये। तो मैं तो केवल इतना चाहूंगा कि 2 राशि यहां पे रट लो आप, और 4 यहां पे रट लो, इतना रट्टा तो मार सकते हो। इन्हीं की हेल्प से चाहे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ये वो सब कुछ इनकी हेल्प से मैं आपको बता दूंगा। तो फटाक से एक काम करते हैं, हम फिर से एक चीज यहां पे ध्यान रखते हैं कि ये छोटी क्लास वाली डेफिनेशन करेक्ट नहीं है कि जहां पर डायरेक्शन है वो वेक्टर ही होगी। जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन है, पर वो तो स्केलर है, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रही हो, सिंपल अर्थमेटिक के हिसाब से जुड़ती है घटती है। उसके लिए हमें कोई नया नियम नहीं पढ़ना, जैसे सिंपली जुड़ रहा है वैसे ही घट रहा है, तो वो हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि एक तो डिस्टेंस कितनी तय की आपने, कितना समय, कितना मास, द्रव्यमान, कितना करंट, ये सब स्केलर में आएंगी। वेक्टर में हमने क्या याद रखा है, एक डिस्प्लेसमेंट और एक करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। तो वैद्युत धारा अदिश और धारा घनत्व सदिश। तो 4 और 2 6 हमें याद करनी है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये आपको करना है। देखो क्वेश्चन है हमारा, ए फिजिकल quantity, a physical quantity which has a direction, a physical quantity which has a direction, लिखेंगे must be a vector, हिंदी में लिख दूंगा may be a vector, must be a scalar,
नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये बेटा क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब बच्चे। ये कह रहा है कि एक भौतिक राशि जिसके पास दिशा है, एक भौतिक राशि जिसके पास दिशा है, मस्ट बी वेक्टर, सदिश राशि होगी, सदिश राशि होगी, सदिश राशि हो सकती है, अदिश राशि होगी, अदिश राशि होगी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये करना है बेटा, सबको ध्यान से पढ़ना, ठीक है? सभी ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे इस क्वेश्चन का मुझे। देखो विवेक भाई ने शुरुआती गलत कर दी है, दोबारा करो ट्राई से। जो जो बच्चे इस क्लास में हैं सब करो इसे। श्रद्धा, विवेक, आशु, नवीन, अजय, आनंद, अरविंद। ज्यादातर का तो बेटा गलती है। देखो दोबारा समझो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक भौतिक राशि जिसके पास दिशा है। अगर बेटा किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास में अगर डायरेक्शन हो, तो पहले मैं कह रहा है कि मस्ट बी वेक्टर, भाई उसके पास दिशा है तो वेक्टर होनी चाहिए। ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि अगर उसके पास डायरेक्शन है तो वेक्टर होगी। इलेक्ट्रिक करंट है, उसके पास तो डायरेक्शन है पर वो तो स्केलर है। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सदिश होगी ही। और कोई फिजिकल क्वांटिटी उसके पास डायरेक्शन है तो स्केलर होगी क्या? स्केलर ही होगी, जरूरी तो नहीं है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट के पास तो डायरेक्शन है पर वो तो वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा देखो, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन है तो वेक्टर हो सकती है, जरूरी नहीं कि 100% ही होगी। ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर डायरेक्शन है तो वेक्टर होती है ज्यादातर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो हो सकती है, भाई डायरेक्शन है तो वेक्टर हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है तो हो सकती है। आगे हम पढ़ेंगे फोर्स के पास डायरेक्शन होती है, मोमेंटम के पास, इंपल्स आवेग के पास, तो इनके पास डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। पर डायरेक्शन है तो 100% ही वेक्टर होगी, ये जरूरी नहीं है। मस्ट का मतलब होता है कि 100%, कि भाई डायरेक्शन है तो 100% वेक्टर ही है। और मे बी का मतलब है कि हो सकती है, संभावना है। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास में अगर डायरेक्शन है, राहुल कह रहे मेरा तो सही था। अरे बहुत सारों का सही था, तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, 100% सही है तुम्हारा, पूरी क्लास से गलत था, अकेले तुम्हारा ठीक है। अब देखो, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन है तो वेक्टर हो सकती है, 100% होगी ये जरूरी नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जिन्हें केवल इतनी ही डेफिनेशन पता होती है ना कि भाई डायरेक्शन है तो वेक्टर और डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर, उन्हें क्या लगता है अच्छा डायरेक्शन है तुरंत वो टिक लगा देंगे भाई ये तो वेक्टर होगी। पर आपको समझना है कि वेक्टर के लिए और स्केलर के लिए एक बात और ध्यान रखनी है कि क्या उसके पास डायरेक्शन अच्छी बात है, क्या वो सिंपली जुड़ रही है, सिंपली घट रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो जैसे करंट है कि 5 एम्पेयर करंट आई, 6 एम्पेयर और आगे टोटल 11 एम्पेयर आगे बढ़ेगी, तो फिर वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि हो सकता है कि उनके साथ डायरेक्शन आपको दिखे पर वो स्केलर में आ जाए, क्योंकि सारा गेम क्या है कि कौन सा लॉ फॉलो किया जा रहा है ना। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इनके न्यूमेरिकल हम कैसे कर सकते हैं ये आपको समझ में आया होगा। कुछ मैंने आपको उसके पीडीएफ से भी क्वेश्चन कराए हैं स्केलर वेक्टर के। अब हम इसमें बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब एक शब्द हम पढ़ेंगे इसमें, एवरेज स्पीड। औसत चाल। चलो यहां तक किसी से पूछना है तो बताओ मुझे एक बार।
चल सकते हैं आगे। एवरेज स्पीड, औसत चाल, बहुत जीरो से स्टार्ट करेंगे इसे भी हम, और धीरे धीरे इसमें लेवल बढ़ाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो स्पीड की बेटा हमें जरूरत क्यों पड़ती है, आप ये समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की, 100 मीटर की एक दौड़ लगानी है। यहां पर ये बंदा है ए और ये बंदा है बी। बेटा 100 मीटर की दौड़ को ए ने पूरा कर लिया 14 सेकंड में और बी ने पूरा कर लिया 12 सेकंड में, है ना। तो आप सीधी सी बात आप समझ जाओगे कि इनमें तेज कौन भाग रहा है। भाई सेम दूरी, सेम ही डिस्टेंस, जो ए है उसे लग रहा है 14 सेकंड और बी को लग रहा है 12। आप कहोगे सर ये कम समय में इसने दूरी तय कर ली, यानी जो बी है ये फास्ट है। यानी कि फास्ट का मतलब है कि ज्यादा तेज भाग रहा है। ज्यादा तेज का मतलब है कि ये जल्दी दूरी को तय कर जा रहा है। ये बहुत बढ़िया कि भाई ए और बी, हमने देखा कि 100 मीटर की दूरी थी, 100 मीटर की दूरी को ए को लगे, उसी दूरी को तय करने में 14 से लगे 12 सेकंड, जल्दी दूरी कर ली, फास्ट है, बढ़िया है। चलो ये तो हो गया। और मैं आपसे कह दूं बेटा कि टाइम मैंने आपको फिक्स कर दिया 1 घंटा, ठीक। अब इस 1 घंटे में जो ए है ये 12.5 किलोमीटर दूर चला जाता है और बी जो है ये 11.2 किलोमीटर दूर जाता है। इन दोनों में कौन फास्ट है? आप कहेंगे सर ये 1 घंटे में 11.25 किलोमीटर ही दूर जा पाया और ये 1 घंटे में 12.5 किलोमीटर दूर चला गया, यानी कि ए फास्ट है। तो देखो यहां तक तो आपके लिए 1 सेकंड में आंसर बताना आसान था कि उतनी ही दूरी जो लेगा कम समय। यहां पे दूरी आपने फिक्स कर रखी है, दूरी फिक्स कर रखी है तो फिर आप टाइम देख लो, जिसने कम समय लगा वो यानी कि वो फास्ट है। यहां पे आपने टाइम फिक्स कर दिया, उतने समय में 12.5 किलोमीटर गया, 11.25 गया, यानी कि ए फास्ट हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ए जो है ये 1 मिनट में 300 मीटर जाता है और बी जो है ये 20 सेकंड के अंदर 60 मीटर जाता है, अब इनमें फास्ट कौन सा है? भाई 1 मिनट में वो 300 मीटर गया और ये इसके लिए काम करते हैं। ये मान लो कि 10 सेकंड ले लो कि बी जो है 10 सेकंड में गया 60 मीटर और ए गया 1 मिनट में 300 मीटर, कौन सा फास्ट है? अब आप एकदम से नहीं बता सकते कि भाई ये 1 मिनट में 300 मीटर गया और ये गया 10 सेकंड में 60 मीटर, तो आप ए को फास्ट बता दो। भैया तो अगर टाइम सेम हो, सेम ही टाइम में जो ज्यादा दूर जाएगा वो फास्ट है, या दूरी सेम हो तो वही दूरी इसने तय करी कम सेकंड में तो ये फास्ट है। अब यहां पे तो वो 1 मिनट में 300 कर रहा है, वो 10 सेकंड में 60 कर रहा है। तो हम एक काम करें, हमें फिर एक ऐसा निकालना पड़ेगा, इसका भी चेक कर लो कि भाई 1 सेकंड में कितना जा रहा है, इसका भी चेक कर लो कि 1 सेकंड में कितना जा रहा है, तभी तो हम बता पाएंगे भाई 1 सेकंड में इतना, 1 सेकंड में कितना गया, कौन फास्ट है। ये नहीं कि आप सोचो कि 1 मिनट में 300 मीटर जा रहा, 300 दिख रहा तो ये फास्ट हो गया। भाई ये जो 10 सेकंड में 60 मीटर जा रहा तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, तो भाग करेंगे तो जाएगा 6 मीटर, और ये बेटा 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, तो सब भाग करेंगे तो 6 5, यानी कि ये 1 सेकंड में कितना जाएगा 5। तो यहां पे तो ये वाला फास्ट हो गया। जब ना तो टाइम सेम दे रखा है ना दूरी सेम दे रखी, तो फिर आपको देखो कि दोनों बराबर समय में कितना कितना दूर गए, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। भाई मैं कह दूं कि एक व्यक्ति को 1 साल में 5 लाख रुपए मिलते हैं और एक को 1 महीने में 1 लाख रुपए मिलते हैं, तो ज्यादा पैसे कौन कमा रहा है? अभी बता गया ना 5 लाख, वो भाई 1 साल के हैं और इसे मिल रहे 1 महीने में, तो दोनों को बराबर पे लेके आओगे तभी तो कंपेयर कर पाओगे। फिर आप दिमाग में तुरंत क्या करते हो कि यार ये 1 साल में 5 लाख मिल रहे हैं, इसे महीने के 1 लाख मिल रहे हैं, तो 12 महीने होते हैं साल में, तो यानी कि तो 1 साल में 12 लाख कमाएगा, इसे तो 5 लाख ही मिल रहे हैं, यानी कि 12 लाख वाला ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो तभी तो कंपेयर होगा। तो इसके लिए हमें स्पीड की जरूरत पड़ती है। तो स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड हमें बता देती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज भाग रहा है, कौन फास्ट है, हमें स्पीड से पता चलेगा। जैसे मुझे अगर इनकी एवरेज स्पीड निकालनी हो
तो इसकी कुल दूरी को 300 मीटर को कुल समय से भाग कर दो। कुल समय कितना है 60 सेकंड, तो कितना आएगा आपके पास 5। यहाँ पे कुल दूरी कितनी है 60 और समय है 10, तो कितना आएगा 6। तो यानी कि इसकी स्पीड जो होगी वो 5 मीटर पर सेकंड आई, इसकी 6 मीटर पर सेकंड आई, यानी कि बी वाला फास्ट है। तो स्पीड से हम ज्यादा आराम से बता पाते हैं कि कोई व्यक्ति कितना फास्ट है। जैसे आप कहते हो ना कई बार कि ये ट्रेन जो है, ये नई ट्रेन बनाई सरकार ने बुलेट ट्रेन, इसकी स्पीड होगी 300 किलोमीटर पर घंटा, और जब भी ट्रेन चलती है चल रही है 100 किलोमीटर पर घंटा पे, आप तुरंत समझ जाते हो भाई ये घंटे में 100 किलोमीटर भाग रही है, घंटे में 300 किलोमीटर भाग रही है, यानी 300 किलोमीटर वाली फास्ट है। तो स्पीड हमें बताती है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कोई भी वस्तु कितना तेज भाग रही है, हमें उसकी स्पीड बताती है। तो स्पीड, अगर मैं पहले स्पीड के बारे में लिखूं तो स्पीड का बेटा सिंपल सा मतलब क्या होता है, स्पीड तो बेटा स्पीड हमें क्या बताती है, चल हाउ फास्ट, ऐसे ऊपर लिख लो, स्पीड टेल्स अस, स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। चाल हमें यह बताती है कि कोई वस्तु कितना तेज चल रही है। चाल हमें यह बताती है कि कोई वस्तु कितना तेज चल रही है। भाई इस अभी आप इस सारी कहानी को अगर भूल भी जाओ जो मैंने अभी बताई है, इसे भूल जाओ, तो सिंपली एक आम आदमी के लिए स्पीड का क्या मतलब है। कई बार आप आपस में कहते हैं भैया तो मजा आ गया, मैंने बाइक चलाई 130 किलोमीटर की स्पीड पे, और एक आपको दोस्त बोले यार मैंने तो एक दिन 160 चलाई थी। आप तुरंत समझ जाओगे कि भाई ये बहुत फास्ट चला रहा है, एक घंटे में 160 किलोमीटर जा रहा है, एक घंटे में 130 ही जा रहा है। तो स्पीड से हमें पता चलता है कि कौन कितना तेज चल रहा है। तो हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ये हमें बताता है स्पीड। अब ये स्पीड हम निकालें कैसे, देखो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एवरेज स्पीड की। दो तरह की स्पीड हमें पढ़नी है, एक होती है एवरेज, एक होती है इंस्टेंटेनियस, क्षणिक। देखो एवरेज स्पीड जो है औसत चाल, एवरेज स्पीड, स्पीड के लिए हम सिंपल यूज करते हैं वी का, और एवरेज के लिए हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, तो हो गया हमारा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बेटा आपने मैथ में भी सीखा होगा, बड़ा आसान है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां तक आप गए, ये 100 मीटर, ए से बी तक आप 100 मीटर गए, और आपको 100 मीटर जाने में 20 सेकंड लगे, 20 सेकंड। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, आप कहेंगे एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, कुल दूरी को टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भाग कर दो। तो कुल दूरी को टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से जब भाग करेंगे आप, तो डिस्टेंस के लिए लिखते हैं हम सिंबल डी, टाइम के लिए टी। तो डिस्टेंस कितनी बेटा 100 मीटर की, और टाइम है 20 सेकंड का, तो 20 पंजे 100, यानी एवरेज स्पीड आ गई आपकी 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो जैसे आपको बेटा एवरेज स्पीड पता चली, तो इससे आपको क्या जानकारी मिल रही है कि एवरेज स्पीड 5 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि आप ऑन एन एवरेज प्रत्येक सेकंड 5 मीटर दूर जा रहे हैं, यानी आप हर सेकंड जा रहे हैं 5 मीटर। एवरेज स्पीड आपको बता रही है कि आप अगर स्पीड आप पढ़ रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब कि प्रत्येक सेकंड आप जा रहे हैं 5 मीटर दूर। तो एक सेकंड में 5 मीटर गए, तो 2 में कितना जाएंगे 10, 10 में कितना जाएंगे 50, और 20 में कितना चले जाएंगे 100। तो प्रत्येक सेकंड पर चल गया। यानी कि जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो आप कैसे निकालेंगे कि कुल दूरी को कुल समय से भाग कर देंगे, कि टोटल डिस्टेंस आपने कितनी चली अपॉन टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। तो डिस्टेंस को बेटा हम लिखते हैं डी से, टाइम को लिखते हैं टी से। तो आज का जब भी हमें एवरेज स्पीड चाहिए होगी तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमें एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है एवरेज स्पीड की, अगर बेटा हम डिस्टेंस को ले नापे मीटर में, टाइम को नापेंगे सेकंड में,
तो एवरेज स्पीड का डिस्टेंस यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। दूसरी चीज, कई बार आपको बेटा स्पीड लिखी मिलेगी किलोमीटर पर घंटे में। जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई जैसे ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर घंटा। तो इसे अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो सबने मैथ में पढ़ लिया होगा कि किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। 18 दूनी 36, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो या तो आप ऐसे समझो कि ये जो गाड़ी है ये 1 घंटे में 36 किलोमीटर दूर जाती है, या आप ये समझो कि 1 सेकंड में 10 मीटर दूर जाती है। तो किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। वो आप ऐसे कर सकते हो कि इतने की मल्टीप्लाई ही क्यों करनी पड़ती है भाई, किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, तो यहाँ पे 1000 लिख देंगे आप। 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, तो 1000 को जब 3600 से भाग करेंगे ना तो 5/18 ही निकल के आएगा। तो इसे हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका देखो हमें फायदा क्या होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बच्चा है राम, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, और एक है रवि, इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर घंटा। तो बताओ इनमें ज्यादा फास्ट कौन भाग रहा है। एक बच्चा राम है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, एक रवि है, इसकी है 54 किलोमीटर पर घंटा। तो इनमें कौन फास्ट है ये आपको बताना है। हाँ, ये तो आसान क्वेश्चन था, समझ गया आप। देखो अब बेटा हमें ऐसा तो कर नहीं सकते भाई राम की स्पीड है 20, इसकी 54, हम तुरंत कहे 54 फास्ट हो गया भाई। ये मीटर पर सेकंड में, 1 किलोमीटर पर घंटे में, दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, है ना। अब देखो ये बेटा 54 किलोमीटर पर घंटा है, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 18 छत्ते 18 54, तो 5 10 5 15। बेटा इसकी स्पीड एक्चुअल में केवल 15 मीटर पर सेकंड आई है। तो रवि जो है वो 1 सेकंड में 15 मीटर दूर भाग रहा है, राम 1 सेकंड में 20 मीटर दूर भाग रहा है, यानी कि राम ज्यादा फास्ट है। तो अगर कभी भी आपको दो स्पीड में कंपेयर करना हो तो दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए। एक ये नहीं कि वो देखा यहां पे कि 200 किलोमीटर पर घंटा और यहां लिख रखा मान लो कि 150 मीटर पर सेकंड, तो 200 को देख के भावुक हो जाओ। तो पहले दोनों को सेम में कन्वर्ट करेंगे। भाई एक बच्चा कहता है कि भाई मेरा घर यहां से 5 किलोमीटर दूर है, और दूसरा बच्चा कहे सर मेरा घर यहां से 3000 मीटर दूर है। तो अभी हम सोचना कि 3000 मीटर, वो कह रहा 5, तो बेटा वो 5 किलोमीटर है, ये 3000 मीटर है, तो 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर, तो उसका घर दूर है। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। भाई गधे का गधे से कंपेरिजन होगा, घोड़े का घोड़े से होगा, तो गधे का भैंस से थोड़ा ना कंपेरिजन होगा, तो सेम चीजों का तो कंपेरिजन होता है। तो ये हो गया फास्ट। अब ये बेटा जो हमारे पास में एवरेज स्पीड आई, ये तो मैंने थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल लिए थे आपके सामने। ये जो एवरेज स्पीड आई कि हम कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय से। अब जो मैं अगली चीज बताऊंगा साइंस वाले बच्चे बड़े ध्यान समझना बेटा, कि फिजिक्स में एक बात मैं कम से कम 50 बार यूज करने वाला हूं आगे, तो इसे पकड़ लो, भी ध्यान से समझो। अगर किसी फॉर्मूले में एक चीज ऊपर लिखी हो, एक नीचे लिखी हो, एक लिखी है ऊपर, एक लिखी नीचे, से यहां पे लिखी है ऊपर दूरी, नीचे लिखा है समय, ये दो चीजें बेटा मल्टीप्लाई में हो तो उन्हें बड़े ध्यान से देखना। तब एक चीज देखोगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम में, ये नहीं मेरी नहीं है बेटा, अगर किसी फॉर्मूले में एक चीज ऊपर हो एक नीचे हो, ये दोनों मल्टीप्लाई में, उन्हें बड़े ध्यान से देखो। अगर इन दोनों में से एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर हो, एक सदिश हो एक अदिश हो, तो जिसका फॉर्मूला बनेगा वो सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर एक वेक्टर है एक स्केलर है तो इसका फॉर्मूला वो वेक्टर। अगर दोनों के दोनों ही स्केलर हो तो जिसका फॉर्मूला वो स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आप स्पीड देखेंगे तो बेटा स्पीड में क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो आपको पता कि जो डिस्टेंस है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश, ये मैंने आपको 4 लिखवाई थी, उनमें डिस्टेंस भी थी, स्केलर है, अदिश है, और टाइम भी स्केलर है। तो बेटा अगर किसी फॉर्मूले में दो चीजें हो, चाहे दोनों ऊपर नीचे हो चाहे दोनों मल्टीप्लाई में, अगर ये दोनों के दोनों स्केलर हैं तो जिसका फॉर्मूला बनेगा वो भी स्केलर क्वांटिटी बनेगा। यानी स्पीड जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। तो बस स्पीड से हमें केवल ये पता चलेगा कि कोई कार, कोई वस्तु, कोई ट्रेन कितनी स्पीड से कितना तेज भाग रही है।
कि ट्रेन की स्पीड है 150 किलोमीटर पर घंटा, यानी वो हर घंटे 150 किलोमीटर दूर भाग रही है, उसकी स्पीड पता चली, आपको उसकी डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, क्योंकि स्पीड जो है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो अब स्पीड का देखो मैंने स्केलर अपना पता चल गया, दूरी बटे समय, डिस्टेंस आपको लिखवाया था, स्केलर टाइम की स्केलर, दोनों स्केलर, जिसका फॉर्मूला वो भी स्केलर। अगर इन दोनों में से एक वेक्टर होता तो जिसका फॉर्मूला वो वेक्टर होता। अगर दोनों ही वेक्टर हों तो उसके लिए मैं थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी आज के लिए आधा फंडा याद रखेंगे कि किसी फॉर्मूले में दो चीजें हों, दोनों अदिश राशि हैं, स्केलर हैं, तो जिसका फॉर्मूला वो स्केलर, और दोनों वेक्टर, दो में से एक वेक्टर, तो जिसका फॉर्मूला वो भी वेक्टर। अच्छा, दूसरा ये बेटा जो एवरेज स्पीड हमें पता चल रही है, एवरेज स्पीड, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं दिल्ली से, मान लो मैं आपसे कहूं भाई मैं मेरठ तक गया और मेरी जो एवरेज स्पीड थी वो मैंने कहा बेटा थी 80 किलोमीटर पर घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर। ये बेटा मेरी एवरेज स्पीड है, यानी कि मैं हर घंटे 80 किलोमीटर भाग रहा था। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं दिल्ली से लेकर मेरठ तक हर जगह मेरी स्पीड 80 ही थी, ये कोई जरूरी नहीं है। ये बेटा एक एवरेज निकल के आया। हो सकता है कि जब मैं दिल्ली के अंदर ही चल रहा हूंगा तो मेरी स्पीड केवल कभी 20 हो, कभी 30 हो, कभी 40 हो, कभी ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं, कभी स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। लेकिन जैसे मैं मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ाऊंगा तो हो सकता है मेरी गाड़ी 100 की स्पीड से भाग रही हो। कई जगह मैं मान लो बीच में रुक गया तो गाड़ी की स्पीड 0 ही है, फिर मैंने गाड़ी 150 से भगा ली, तो ये एक एवरेज आया 80 निकल के। तो जब आपको पता चल रहा है कि आपकी औसत चाल एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर घंटा है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप लगातार 80 की स्पीड से ही भाग रहे हैं। कई बार आपकी स्पीड हो सकता है कि पूरी यात्रा में 150 भी पहुंची हो, कई बार हो सकता है कि 20 भी रह गई हो जब आपने पूरे ब्रेक लगा दिए हो, आगे कोई गाड़ी आ गई हो, कई बार हो सकता है कि आप कुछ चाय नाश्ते के लिए रुक गए हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड 0 ही रही हो। तो ये एवरेज निकल के आया। तो इसका ये मतलब नहीं जैसे आप यहां से चल रहे हैं दिल्ली से कि सर यहां भी दिल्ली चलते ही मेरी स्पीड 80 होगी और यहां तक 80 पे ही चल रहे हैं। तो एवरेज स्पीड में भी हो सकता है कि 70 भी पहुंची हो, कभी 90 भी पहुंची हो, एवरेज निकल के आया 80। लेकिन अगर आपका ये मन करे कि सर मैं दिल्ली से हरिद्वार जा रहा था या मेरठ जा रहा था, तो यहां पे मान लो कोई खंबा है, यहां पे खंबा लगा हुआ है और आपकी गाड़ी जा रही है और आपने सोचा कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, जैसे मैं ठीक खंबे के सामने आऊंगा उस समय आपको पता करना है कि आपकी स्पीड क्या है। या आप मान लो गाड़ी चलाते चलाते अचानक से आपका मन कर जाए कि इस समय गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो तुरंत क्या करो, गाड़ी के स्पीडोमीटर पर नजर मारो। तो गाड़ी के स्पीडोमीटर की सुई अगर उस समय 80 पे है, यानी उस समय आपकी गाड़ी 80 पे चल रही है। आप जैसे देखो ब्रेक लगाओगे तुरंत वो स्पीड आ जाएगी 40 पे और गाड़ी रोक दो तो 0 पे आ जाएगी। तो आपकी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर है जिसपे नंबर लिखा होता है 112, 113, 114, 115, जो या फिर सुई वाली है अगर गाड़ी, तो वो 80 पे जा रही है, 85 पे जा रही है, 90 पे जा रही है, 95 पे जा रही है, तो आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो बेटा इंस्टेंटेनियस, वो क्षणिक चाल देता है, वो एवरेज स्पीड नहीं बताता। एवरेज स्पीड के लिए तो आपको पूरी यात्रा में कितनी दूरी तय की और कुल कितना समय लगा, इस फॉर्मूले से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भाग करके। भाई आप मान लो दिल्ली से चल रहे हो तो कोई मीटर एवरेज स्पीड कैसे बता देगा? उस मीटर को थोड़े ना पता है कि आप कहां तक गाड़ी चलाओगे, आप मेरठ तक जा रहे हो कि मुजफ्फरनगर तक जा रहे हो कि आप कहां तक खतौली तक जा रहे हो कि रुड़की जा रहे हो कि हरिद्वार जा रहे हो कि ऋषिकेश जा रहे हो। आप जहां पे गाड़ी रोक लोगे आप देख लो कि टोटल डिस्टेंस कितनी चली हमने और टोटल समय कितना लगा। टोटल डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? गाड़ी में एक होता है ओडोमीटर, तो जहां से आप गाड़ी चलाना शुरू करो तो पहले ओडोमीटर में रीडिंग देख लो। ओडोमीटर में लिखा है गाड़ी में 12,800, यानी आपकी गाड़ी 12,800 आज तक टोटल चल चुकी है। गाड़ी आपने चलाना शुरू रोक दी तो उस समय लिखा गया 12,900, यानी कि आप 100 किलोमीटर की दूरी तय की है। और टाइम तो आपको पता ही है कि कितने बजे गाड़ी चालू की थी, घड़ी में देख लो, पहले लिख लो, नोट कर लो, गाड़ी रुकेगी वो टाइम भी नोट कर लो तो टाइम भी आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको कुल दूरी को कुल समय से भाग करके ही एवरेज स्पीड आएगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि गाड़ी के स्पीडोमीटर पर नजर मारो तो जो स्पीड होगी वो आपकी कौन सी स्पीड होगी? इंस्टेंटेनियस। अरे आज के लिए इतना ही, रुक जाओ 2 मिनट, खत्म करने दो इसे। तो बेटा अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो कुल दूरी बटे कुल समय से निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से निकालेंगे, और गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो आपको देता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये देता है हमारे क्षणिक चाल। यानी किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अचानक से अगर आपका मन करे कि इस समय स्पीड कितनी है, वो होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये गाड़ी का स्पीडोमीटर से पता चलती है, जो गाड़ी में स्पीड बताने वाला मीटर है, स्पीडोमीटर। आज तक आपकी गाड़ी टोटल कितनी चल चुकी है? जैसे मैं कल ही देख रहा था, मेरी गाड़ी चल चुकी है 40,400 किलोमीटर के आसपास। तो टोटल डिस्टेंस जो है
वो जो हम देखते हैं गाड़ी कितने किलोमीटर टोटल चली है, वो होता गाड़ी को में मीटर, ओडोमीटर कहते हैं उसे। तो ये भी ध्यान रखना, ये पेपर में आ जाता है कि गाड़ी का स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस क्षणिक चाल, उस क्षण कौन सी चाल है, और कुल दूरी कितनी चल चुकी है आज तक हमारी गाड़ी, वो गाड़ी के ओडोमीटर से पता चलता है। तो एवरेज स्पीड में और इंस्टेंटेनियस स्पीड में पता चला कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें बताएगी कि इस पर्टिकुलर मोमेंट जिस समय आपने झांक के देखा उसमें कि इस समय गाड़ी की स्पीड क्या है, वो इंस्टेंटेनियस है। एवरेज होती है पूरी यात्रा की, कि पूरी यात्रा इतने घंटे की थी, इतने किलोमीटर की थी, आपने एवरेज निकाल लिया तो आपको एवरेज निकल के आता है। जैसे मान लो कि दिल्ली से हरिद्वार 250 किलोमीटर है और आपको 5 घंटे लगे जाने में, तो आपको एक एवरेज निकल के आया 50 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि आप हर घंटे ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर जा रहे थे। पर जरूरी नहीं कि आप हमेशा ही आपकी स्पीड 50 रही हो, कई बार आपने 80 पे भी गाड़ी चलाई होगी, कई बार 90 पे भी चलाई होगी, कई बार 20 पे भी चलानी पड़ेगी होगी जाम में, कई बार हो सकता है कि आधे घंटे तक आपने गाड़ी चलाई नहीं, आप खाना खाने रुके कहीं पे, तो कहीं 0 है स्पीड, कहीं 100 है, कहीं 120 है, कहीं 70 है, कहीं 60 है, कहीं 90 है। तो एक एवरेज निकल के मान लो कभी 0 है, कभी 35 है, तो एवरेज निकल के 50 का आया आपका। ठीक है, तो एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी को कुल समय से भाग करेंगे। डिस्टेंस और टाइम दोनों स्केलर हैं, तो इसलिए स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी बनेगी। स्पीड की जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, पर डेली लाइफ में हम ज्यादातर किलोमीटर पर घंटे का यूज करते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हम लंबी लंबी दूरी तय करते हैं जो घंटों में होती हैं। तो मीटर पर सेकंड की जगह डेली लाइफ में ज्यादातर हम किलोमीटर पर घंटा यूज करते हैं, उसे मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बाकी इसके अलावा मैंने बताया कि अगर आपको दो चीजों की स्पीड दे रखी हो, एक की मीटर पर सेकंड में, एक किलोमीटर पर घंटे में, तो दोनों को सेम में कन्वर्ट कर लो, फिर आप इनमें कंपैरिजन करेंगे कि कौन फास्ट और कौन स्लो है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।